औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से। इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं, फ़िलासफ़र जो हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, उनके नाम आते हैं। उनमें इब्न सीना है, इमाम गज़ाली है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर, और उसके अलावा मौलाना अशरफ अली थानवी हैं। इन लोगों के जो है कारहाय नुमायाँ जो कि साइकोलॉजी में हुए, इन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, इनकी थेरीज़ क्या थी, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो आज के हमारे पहले लेक्चर में हम इब्न सीना के हवाले से जो है वो बात करेंगे। इब्न सीना का जो दौर है, जिसको एविसीना कहा जाता है, इन 980 से 1037 यानी 1037 तक है। इन्होंने इसमें जो है अपना कारनामा सर अंजाम दी और मुख्तलिफ थेरीज़ साइकोलॉजी के, फ़िलासफ़ी के हवाले से पेश की। मेडिसिन के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इब्न सीना 980 में जो है अफशाना नियर बुखारा, ये बुखारा के नज़दीक जो है एक गांव था, वहाँ पे ये पैदा हुए। बुखारा जो है आज उज़्बेकिस्तान का शहर है। मुस्लिम साइकोलॉजी के अंदर और न्यूरो साइंसेस के अंदर इब्न सीना जो है वो न्यूरो साइकेट्री के पायनियर हैं। इन्होंने न्यूरो साइकेट्री को मुतारिफ़ करवाया और पहली दफ़ा इन्होंने बहुत सारी जो साइकोटिक या न्यूरो साइकेट्रिक जो कंडीशंस थी, जिनमें हेलुसिनेशन, इंसोमेनिया, मेनिया, नाइटमेयर वगैरह, मेलनखोलिया, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, पैरालिसिस और स्ट्रोक वगैरह, इनको जो है वो इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया। इसके अलावा ये साइकोफिज़ियोलॉजी के पायनियर्स थे, साइकोसोमेटिक मेडिसिन के जो है पायनियर थे। इन्होंने मुख्तलिफ़ इसमें जो है वो न्यू इन्वेंट्रीज़ करवाई और इन फील्ड्स के ये पायनियर बने। एविसीना ने कुरान पाक, फ़िज़िक्स, थियोलॉजी, मेडिसिन्स को जो है वो स्टडी किया और इसके अलावा इन्होंने बहुत एक बड़ा मुस्तनद जो है वो मेथड और केयरफुल मेथड जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो था डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, यानी उसने कॉन्सेप्ट्स के दरमियान जो है फ़र्क को बयान किया। इसके अलावा एविसीना जो है इनका जो व्यू था कि जो ह्यूमन सोल है वो नॉन मटीरियल है और इमोर्टल है, यानी वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, मादी नहीं है और इमोर्टल है। इसके अलावा उसने कहा था कि जो सोल है ये किसी भी मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके अलावा जो है, इसके बरक्स जो है ये बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसने रिजेक्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी को, जो कि यूनिटी है सोल और बॉडी के दरमियान, इसके कॉन्सेप्ट को उसने रिजेक्ट किया। जैसे कि अरिस्टोटल ने यूनिटी के बारे में बात की थी कि दोनों एक चीज़ हैं, सोल और बॉडी, इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। एविसीना जो है उनका व्यू था कि सोल जो है यानी रूह जो है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है और इसके अपने ऑपरेटिव लॉज हैं। जैसे कि बॉडी के हमारे अपने ऑपरेटिव लॉज हैं, जिस कानून के तहत, जिस उसूल के तहत जो है बॉडी काम करती है, सेम एज़ जो है वो हमारी सोल जो है वो भी इसी तरह काम करती है। एविसीना का जो ख़्याल था कि जो हमारा माइंड है उसका बहुत एक ख़ास इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, और जो माइंड है वही बॉडी को बीमार करता है, वही उसको हेल्दी करता है। जो हमारे एंशिएंट जो थिंकर्स थे और फ़िलासफ़र्स थे, उनका ख़्याल था कि माइंड और जो सोल है उनको कंसिडर किया जाता था वो सेम चीज़ें हैं। इनके मुताबिक जो है वो सोल जो है वो बॉडी से ज़्यादा मज़बूत होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, और ये डिक्टेट करती है बॉडी को कि वो उसने किस तरह से ख़ास मैनर्स के अंदर जो है वो बिहेव करना है। एविसीना ने कहा था कि जो सोल है उसके अंदर पावर जो है होती है कि ये ऑर्डर करती है बॉडी को मूव करे, तो बॉडी जो है उसको ओबे करती है। दूसरे अल्फाज में सोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम एक्शंस के जो बॉडी के होते हैं उनके लिए।
एविसीना ने रिकग्नाइज करवाई थी जी 4 स्टेजेस ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी कि मोशन की जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं। मोशन को यहाँ पर रेफ़र किया गया था कि कोई भी जो हमारे जो ख़ास किस्म के जो एक्शंस जो एक्ट्स होते हैं, काम होते हैं, उनको जो परफॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसे मोशन कहा गया था। और इसकी 4 स्टेजेस जो हैं वो एविसीना ने बयान की थी। एक इमेजिनेशन है, ये थिंकिंग का प्रोसेस है, किसी चीज़ के बारे में जो हम सोचते हैं जिसके लिए फिर हमारी डिज़ायर होती है कि उस चीज़ को हासिल करने की, उसके लिए तो इमेजिनेशन बेसिकली तसव्वुरात से किसी चीज़ के बारे में भी तसव्वुर करना, सोचना, फिर उसकी हम डिज़ायर की जाती है, जिसका इमेजिनेशन की जाती है। सेकंड थिंग में उसकी डिज़ायर होती है, ये सेकंड स्टेज होती है मोशन की, जिसके लिए इंसान मूव करता है, आगे बढ़ता है। और ये पर्सनस की जो विलिंगनेस होती है किसी भी चीज़ को हासिल करने की, उसके लिए होती है। जब हम किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं तो फिर उसी की तरफ मूव किया जाता है किसी भी एक्ट के लिए या सर्टन मैनर के लिए। तो इंसान जो है वो डिज़ायर करता है कि वो कुछ ही चीज़ को पोजेस करे, किसी चीज़ को हासिल करे, रखे। तो इसके बाद तीसरी स्टेज जो आती है इसकी इम्पल्शन की आती है। ये जो डिज़ायर होती है एक पर्सन की, जो कि उसको कॉज करती है कि उसको पुश करे किसी चीज़ की खातिर। तो पर्सन जो है वो मोटिवेटेड होता है उस डिज़ायर के तहत जो है, और ये उसको एक सर्टन मूव देती है और वो यही उसकी डिज़ायर को जो है वो सेटिस्फाई करता है। इसके बाद उसकी चौथी जो स्टेज आती है उसमें उसकी मूवमेंट होती है, जहाँ पे एक पर्सन जो एक्चुअली मूव करता है, वो मूव करते उसके लिए आगे बढ़ता है, वो कोशिश करता है और उसको हासिल करने के लिए उसकी जो है मूवमेंट होती है, जिसके ज़रिए से उसकी डिज़ायर की जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। और इसके अलावा जो उसने जिस चीज़ का तसव्वुर किया होता है, जिस चीज़ को इमेजिन किया होता है, फिर उसकी डिज़ायर की होती है, फिर उसके लिए उसके अंदर इम्पल्शन होती है, फिर उसके लिए उसकी जो है वो मूवमेंट होती है और उसके लिए वो मूव करता है। तो इस तरह ये 4 जो स्टेजेस है उसके ज़रिए से इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, उसको हासिल करता है। एविसीना का, इब्न सीना का एक और जो कंट्रीब्यूशन था वो था उसने प्राइमरी और सेकेंडरी जो परसेप्शंस थी उनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन की थी, उनका फ़र्क किया था। उसने प्राइमरी परसेप्शन को कहा था कि एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है एक पर्सन की, और ये जो है उसके पर्सनल जो डिस्पोजिशंस होती हैं उन पे जो है वो बेस करती है। यानी उसके अंदर क्या खूबियाँ कोई चीज़, मसलन कि एक पर्सन जो है वो अगर वॉक कर रहा है किसी गार्डन के अंदर और उसके माइंड में अगर है कि कोई स्नैक जो है, कोई सांप, कोई चीज़ जो है वो इस गार्डन में मौजूद है, तो वो खामोश है और कंफ्यूज होता है किसी भी जो है चीज़ के जो है वहाँ पर आवाज़ से, उसी चीज़ से। और ये सिर्फ़ इसलिए होता है उसके माइंड में वो चीज़ चल रही होती है कि उसकी जो पर्सनल डिस्पोजिशन है, उसकी अपनी जो ज़ाती सोच है उस बारे में पहले से जो बना हुआ है उसका वो चीज़ है कि इस गार्डन में कोई सांप मौजूद है। इसलिए वो कोई भी वहाँ पे आहट होगी, कोई भी वहाँ पे हल्की सी भी उसे कोई महसूस, तो उसके जहन में वो चीज़ होगी कि अब भी वहाँ से वो निकल रही है चीज़। तो सेकेंडरी परसेप्शन जो है ये ऑब्जेक्टिव परसेप्शन है और ये लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस करती है और रैशनैलिटी के, हकीकत पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसके मुताबिक। इन दिस केस के जो पर्सनल बायसेस होती हैं और डिस्पोजिशंस होती हैं वो असरअंदाज नहीं होती जो है वो परसेप्शन पे, जो कि टोटली बेस्ड करती है हमारे एम्पेरिकल एविडेंसेस के ऊपर। यानी जो हमारे अंदर चाहे कैसी भी सोच हो, लेकिन जो हमारे सामने हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उसके ऊपर वो हमारी जो परसेप्शन है वो बेस करेगी, जो लॉजिक्स पे बेस करेगी, जो रैशनैलिटी पे बेस करेगी, तो वो सेकेंडरी परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू एविसीना। एविसीना के ने प्रपोज़ किया था कि इंसानों के अंदर 7 जो है वो इनर फीलिंग्स होती हैं जो कि कम्प्लीमेंट होती हैं हमारी आउटर सेंसेस के लिए। और ये एक पहली अटैम्प्ट थी इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से माइंड जो है और जो रीजनिंग है वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं। यानी रीजनिंग के हवाले से माइंड के ऑपरेशंस क्या होता है। इसमें कॉमन सेंस की बात की थी कि जो हम एक्सटर्नल सेंसेस के ज़रिए से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रिटेंटिव इमेजिनेशन है, वो जो सेंसेस हमने कलेक्शन की थी उनको याद रखना, उन इंफॉर्मेशन को याद रखना जो है उनको रिटेंटिव इमेजिनेशन कहा जाता है। और कंपोजिटिव जो एनिमल इमेजिनेशन है वो ये सेंस है जो कि एनिमल्स को अलाउ करती है सीखने के लिए कि किस चीज़ को उन्होंने अवॉइड करना है और किस चीज़ को जो उन्होंने हासिल करना है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से। और इसके अलावा कंपोजिटिव जो ह्यूमन इमेजिनेशन है ये इंसानों की मदद करती है सीखने के लिए कि हमने किस चीज़ को अवॉइड करना है और किस चीज़ की हमने तलाश करनी है अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया के अंदर।
इसके अलावा फॉर्मेटिव पावर की बात होती है। ये एक एबिलिटी होती है जिसमें कि एक इन्नेट जजमेंट जो है वो बनाई जाती है, अंदरूनी तौर पर एक जजमेंट होती है अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में, और ये डिटरमिन करती है कि क्या हमारे लिए डेंजरस है और क्या हमारे लिए जो वो बेनिफिशियल है यानी फ़ायदा मंद है। तो मेमोरी जो है बेसिकली मेमोरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ों को याद रखने के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन को जो कि दूसरी सेंसेस से आती हैं। और प्रोसेसिंग जो है सेवंथ जो है वो प्रोसेसिंग ये एबिलिटी है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो प्रोसेसिंग है ये हाईएस्ट है तमाम जो हमारी 7 इंटरनल सेंसेस होती हैं उनके अंदर। इसके अलावा उन्होंने एविसीना ने जो है वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को रिकग्नाइज करवाया इलनेस की ट्रीटमेंट के हवाले से जिसमें कि इमोशंस भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया एसोसिएट करने का, चेंजेस इन द पल्स रेट विद इनर फीलिंग्स है, किस तरह से जो पल्स रेट है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस जो हैं वो इनर फीलिंग्स की वजह से आती हैं। ये उन्होंने ये कहा था कि जब इनर फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं तो उसकी वजह से जो है वो चेंजेस पल्स रेट में आती हैं। और इसके अलावा कि ये जो एसोसिएशन टेस्ट एट्रीब्यूटेड जो किया था कार्ल यूंग ने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको एंटिसिपेट किया था। इब्न सीना जो है उसने नोट किया था कि क्लोज़ रिलेशनशिप है इमोशंस की और फिज़िकल कंडीशंस की आपस में, और उन्होंने ये महसूस किया कि जो म्यूज़िक है उसकी एक डेफिनेट फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट्स के ऊपर। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि उन्होंने अपनी जो बुक थी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे, और जो उनका इंटरेस्ट में थे उनमें उन्होंने एक जो था वो लव सिकनेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। जो बुक थी उनकी कानून, इसको यहाँ पे लिखा गया अल कानून फ़ी तिब, ये बेसिकली जो थी कानून फ़ी तिब जो थी ये ओरिजिनली 1025 में इसको पब्लिश किया गया था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन्स के हवाले से जो है इब्न सीना ने बयान की थी। उसमें उसने एक जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है लव सिकनेस को बयान किया था। इब्न सीना जो है वो उन्होंने डायग्नोज़ की थे इस कंडीशन को यानी लव सिकनेस को। एक प्रिंस थे जॉर्जान उनको, और जो बीमार हो गए थे, और उसका जो और इनकी बीमारी जो थी वो डॉक्टर्स के लिए लाइलाज हो गई थी। बड़े सरप्राइज़ था, पता नहीं चलता था डॉक्टर्स को कि इसको बीमारी क्या है, इस शहज़ादे को, इस प्रिंस। तो इब्न सीना ने नोट किया था कि जो प्रिंस जो शहज़ादा था जो उसके पल्स जो थी वो फ्लैटर करती थी जब वो बात करता था, और अपनी जो महबूबा उनकी थी उनका नाम जब लेता था तो उनकी जो पल्स थी ना वो फ्लटर करती थी, उसमें चेंजेस आती थी उस पर। तो ये जो ग्रेट डॉक्टर उसने एक सिंपल जो है वो रेमेडी दी इस ग्रेट डॉक्टर ने, और उन्होंने उस सफ़र को और उस बिलव्ड को जो है वो इकट्ठा किया, और इससे उसका इलाज हो गया। तो ये इब्न सीना थे जिन्होंने लव सिकनेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसको दरियाफ़्त किया और फिर उसका इलाज भी बताया। ये था आज का हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से पहला लेक्चर। इब्न सीना या एविसीना के हवाले से, उनके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से, उनकी इमोशन की टाइप्स, माइंड सोल के बारे में उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी उस हवाले से वो हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। इसके अलावा उन्होंने एक जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लव सिकनेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उस हवाले से आपसे बात की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि हमारा टॉपिक है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।